डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारी 12वीं कक्षा की जो सेकंड बुक है उसका सिलेबस के अनुसार सेकंड लेसन है। लेकिन इसमें क्योंकि बुक में एक सेकंड लेसन जो डिलीट हो चुका है, तो उसके स्थान पर अभी बुक में थर्ड दिया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार ये सेकंड है। टॉपिक का नाम है प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास। तो ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ये आपकी हिंदी मीडियम की आपके सामने है। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपके ग्रुप में भी डाली है, तो आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं साथ साथ। तो अभी हम जो समर वेकेशंस चल रहा है, समर वेकेशंस में जितने भी हमारे हॉलीडे होमवर्क दिए हुए टॉपिक उनको डिस्कस करेंगे। साथ में जितना समय और बचेगा तो वो भी हम वीडियो के अपना यूट्यूब पर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे। तो आपने जब भी समय मिलता है आपके ग्रुप में ये वीडियो लिंक मिल जाएंगे, और वहाँ से आपने इस वीडियोस को देखना है और उसमें अपने सिलेबस को कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये प्लान डेवलपमेंट यानी कि नियोजित विकास की राजनीति। कहीं कहीं पर आपको प्लान डेवलपमेंट मिलेगा, कहीं पर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट भी लिखा हुआ मिलता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं कि राजनीतिक फैसले और विकास, इसमें एक देश के विकास का एक जो राजनीतिक फैसले लेने के बारे में अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनका नज़रिया अलग अलग होता है। तो वो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा कि इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। यानी कि जो हमारे भारत का उड़ीसा राज्य है, तो वहाँ पर का लौह यश का जो विशाल भंडार है और इसका दोहन बाकी था, क्योंकि उस समय तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही जब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद उड़ीसा की जो राज्य सरकार थी उसने लो आयस की अप्रत्याशित मांग को बुलाना चाहा। यानी कि इस जो लो यस उनके पास मौजूद थे, उनके वो चाह रहे थे कि हम इसका फायदा उठाएं। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसको सहमति पत्र बोलते हैं। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। ये सरकार का नजरिया किसके लिए? विकास के लिए। कि अगर वो ऐसा करती है तो क्या है, जो स्टेट में क्या है, पूंजी का जो निवेश होगा, साथ में ही जो रोजगार मिलेगा। लो अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। जो लो अयस्क यानी कि आयरन और की जो भी भंडार है वो कहाँ पर है मैक्सिमम? तो वो उड़ीसा के क्षेत्र में है। उड़ीसा के क्षेत्र में होने का क्या है, और वो राज्य ऐसा है जहाँ पर आदिवासी बहुल जिले हैं। यानी कि जहाँ पर ये मैक्सिमम भंडार पाए गए हैं वो आदिवासी बहुल जिले हैं। अभी आदिवासियों का क्या नज़रिया? आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और उनकी आजीविका छिन जाएगी। तो ये इससे आप देख ही रहे हैं कि जो एक इसका पॉस्को प्लांट का जो आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है, तो आदिवासी क्या सोच रहे हैं उस डेवलपमेंट के बारे में? आदिवासियों का नज़रिया डेवलपमेंट के लिए अलग है। वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो उनको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा और आजीविका उनकी लिवलीहुड है वो उनसे छिन जाएगी। साथ ही जो एनवायरमेंटिस्ट है, जो पर्यावरणविद हैं, तो वो क्या सोचते हैं, जो पर्यावरण विज्ञानी हैं, वो क्या है, उनको इस बात का भय है कि खनन और उद्योग के पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो ये उनका नज़रिया हो। अभी ये जो एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट हैं उनका जो
नज़रिया वो इसके हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाइल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश की को बाधा पहुंचेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो पॉस्को प्लांट था ये ये इसमें इसका विरोध शुरू हो गया था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोच है वो बोल रही है कि अगर हम यहाँ पर अनुमति नहीं देते तो इससे क्या है, वर्ल्ड में एक ऐसा मिसाल होगा कि कि इंडिया में तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम पर किसी भी काम के लिए पूंजी निवेश नहीं हो पाएगा। इस तो जो ये उदाहरण दिया गया है, तो ये उदाहरण क्या है, कई तरह की जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, वो अलग अलग हमारे को इसमें दिखा रहे हैं, अलग अलग बिंदु हैं। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? क्या इस मामले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे इन सवालों को पूछेंगे तो इस उदाहरण से तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे देश में जब आज़ादी मिली, देश को आज़ादी मिली, तो हमारे पास 3 चैलेंजेस थे। तो 3 चैलेंज कौन कौन से थे? पहला चैलेंज था कि देश को जो यूनिफिकेशन का, देश को एक करना, ये पहला चैलेंज था। ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना। तो यूनिफिकेशन भी किया गया, जो इसके आप हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और डेमोक्रेसी को भी स्टेब्लिश किया, संविधान की स्थापना की गई, इलेक्शंस हुए, सरकार बनी, ये भी बिल्कुल। थर्ड था जो डेवलपमेंट का, ये चैलेंज थर्ड डेवलपमेंट क्या था? डेवलपमेंट कैसे? ठीक है, ये डेवलपमेंट का थर्ड चैलेंज। तो थर्ड चैलेंज के बारे में ही आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जो उड़ीसा का उदाहरण है, उड़ीसा के उदाहरण में क्या है, सरकार का यानी उद्योगपतियों का नज़रिया अलग है। और जो उद्योगपति क्या सोच रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, वो सोचते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा। ये यानी कि सरकार का नज़रिया इसी तरह बना हुआ है। साथ में जो ये ट्राइबल्स, ये जो हमारे पास हम ये एग्जाम्पल जो कोट कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ये जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स क्या सोच रहे हैं? ट्राइबल सोच रहे हैं कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि विस्थापित होना एक स्थान से दूसरी जगह। दूसरा क्या है, उनकी लिवलीहुड, लिवलीहुड उनकी यानी कि जो आजीविका है वो वहाँ से उनसे छीन जाएगी। तीसरा जो है इशू वो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण वाला। तो ये एक 3 इशू है, अलग अलग नजरिए हैं। और अभी आगे जो पॉस्को की बात करें, तो पॉस्को जो एक कंपनी थी, पॉस्को प्लांट जो अभी ये उसमें उड़ीसा में लगाना चाहती थी कंपनी, तो ये एक कोरियन कंपनी है। कौन सी? कोरियन स्टील कंपनी थी। ठीक है। और ये जो स्टील कंपनी का विरोध हुआ, तो उस पे 2 संगठनों ने इसका विरोध किया था। तो 2 संगठन कौन कौन से हैं? आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली दिए हुए। तो इसका विरोध प्रदर्शन ये देखो, योजन किसने किया? एक तो था राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण जो
समिति। कौन थे? राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, यानी कि राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव ये आपका अभी नेक्स्ट जो अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। अभी राजनीतिक टकराव के बारे में जो जितने भी अभी हम इसके ऊपर डिस्कस किया, इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसी सहमति बन पाना तो मुश्किल है, क्योंकि जो आज अगर हम एक समूह के दूसरे समूह के हितों की तुलना की जाए तो हमने अभी की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनके लाभ हानि की तुलना पर माप करना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। और खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो ऊपर की हम डिस्कशन किया है कि जो अगर वहाँ पर इस्पात जो इंडस्ट्री उस क्षेत्र में लगानी है, तो इन सब विशेषज्ञों की जो है एक उनके ऊपर बहस करा के उनकी स्वीकृति जानकर, उनके विचार जानकर ये हमें करना चाहिए। यानी कि जो भी जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझें और अपने जनप्रतिनिधियों को ही इस फैसले में लेने के लिए छोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट जो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी सबसे जो आगे का है कि आज़ादी के बाद जो भी फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें विजन से बंधे हुए हैं। यानी कि आर्थिक विकास का जो मॉडल होगा उसी के हिसाब से हमारे सारे डेवलपमेंट के फैसले लिए जाएंगे। लगभग इस बात पर सभी सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होने चाहिए। यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट के दो पहलू, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, ये दो चीजें। तो इस बात से तो सभी सहमत हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो, जिसमें आर्थिक विकास हो और साथ में सामाजिक आर्थिक न्याय भी शामिल। और जो नेक्स्ट चीज है कि इस पर भी सभी सहमति थी कि मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हम सिर्फ जो हमारे ट्रेडमैन्स हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फार्मर्स हैं, इनके भरोसे अगर हम छोड़ देंगे तब भी विकास को नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए, कौन सी भूमिका निभानी। ठीक है, तो सरकार को अगर आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और सोशल जो इकोनॉमिक यानी सोशल जस्टिस भी अगर देना है, तो उसके लिए सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। अभी इस सवाल पर तो मतभेद है। कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो कि पूरे देश के लिए क्या बनाए,
योजना बनाई। ठीक है, तो क्या सरकार के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर दिया जा सकता है? इसमें ये जो लिखा गया है कि क्या सरकार को कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है और व्यापार है, व्यवसाय हैं, काम है, वो खुद करने चाहिए, या अगर वो सामाजिक ये न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता है, यानी कि अगर सोशल जस्टिस की बात करें, अगर वो आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ के में बाधा बनता है, तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित है? तो प्रत्येक जो ये प्रश्न है, इसमें आज भी जो है टकराव बना हुआ है, और सभी राजनीतिक दलों से क्या इसके लिए क्या सलाह मशवरा भी जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी उस समय क्या हासिल करनी जरूरी थी। इसी कारण क्या है, भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास को कथाक्रम पढ़ना जरूरी। अभी जो ये तो विकास के बारे में, हमारा जो डेवलपमेंट के बारे में हम कैसे उसको कर सकते हैं, कि क्या होता है डेवलपमेंट, उसके बारे में हमारा ये कंसेप्ट था। अभी क्या है, डेवलपमेंट के बारे में दो मॉडल्स, दो विचारधाराएं हैं। ठीक है, विचारधारा क्या है? जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास दो विचारधारा है, एक तो है लेफ्ट, एक तो है राइट। लेफ्ट मीन्स वामपंथ और राइट मीन्स दक्षिण पंथ। अभी जो भी विभिन्न देशों की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो अक्सर क्या है, उसमें राजनीतिक दलादल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी या दक्षिणपंथी। हम अपने देश में भी जब बात करते हैं कि वामपंथी दल है, ये दक्षिणपंथी रुझान वाली पार्टी है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? आपने ऐसा जिक्र तो जरूर पढ़ा होगा, दक्षिणपंथ अथवा के शब्द से राजनीतिक दल समूहों को जोड़ा जाता है। सामाजिक बदलाव को लेकर कौन सा जो दल है, कौन सा जो लोग हैं, वो आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसमें क्या राय होगी, उसी के आधार पर क्या है, हम वामपंथ या दक्षिण पंथ उनको डिसाइड करते हैं। अभी सबसे पहले क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट अभी हमारा यहाँ से वामपंथ के अनुसार, यानी कि लेफ्टिस्ट के अनुसार से वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है, यानी कि अगर सवाल आ जाता है कि वामपंथ क्या है, तो वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, यानी कि जो हु फेवर द पुअर, फेवर किसका करते हैं? पुअर का, गरीबों का। ठीक है, और इस तबके को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, यानी कि पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जो पॉलिसी किसको फेवर करें, पुअर को, उनका समर्थन करते हैं। ये हो गया आपका जो कौन है, वामपंथी। और वामपंथियों का एक और के जो भी इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कौन करेगा और प्लान कौन करेगा? ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी प्लान की जाएगी और कंट्रोल की जाएगी, यानी कि नियोजित और नियंत्रित किसके द्वारा की जाएगी? सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा। अभी उसके आगे आता है आपका दक्षिण पंथ। लेफ्टिस्ट जो राइटिस्ट है वो क्या है, दक्षिण पंथ से उनका उन लोगों को इंगित किया जाता है, उन लोगों को इंगित मीन इशारा किया जाता है जो मानते हैं कि ओपन कंपटीशन हो, खुली प्रतिस्पर्धा और मार्केट जो मार्केट के आधार पर, यानी कि जो
इकोनॉमी है वो मार्केट के आधार पर निर्धारित हो, बाजार मौलिक अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके जरिए प्रगति हो, और यानी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये है हमारे जो दक्षिण पंथ की परिभाषा, या उसके बारे में हम अगर सवाल आता है कि दक्षिण पंथी क्या क्या है, दक्षिण पंथ किसे कहा जाता है, तो उन लोगों को इशारा करता है जो खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि ओपन कंपटीशन की, जो बाजार के में, यानी कि सीधी सी बात है कि सरकार का अर्थव्यवस्था में मिनिमम मिनिमम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरफेरेंस नहीं होना, मिनिमम इंटरफेरेंस, कम से कम दखल अंदाजी होनी चाहिए, गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही हस्तक्षेप करना। और जो स्टेट इकोनॉमी है उसमें क्या है, वो जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या है, अपने नए नए उद्योग लगाने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये दक्षिण पंथी विचारधारा, ठीक है। तो ये मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुडंट अननेसेसरी इंटरफेयर इन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जो भी आर्थिक मामले हैं तो गवर्नमेंट को उसमें कम से कम क्या है, दखल अंदाजी करनी चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? हाँ, हम इसमें बिल्कुल बता सकते हैं। तो अभी हम इसके देखो आप डिस्कस करते हैं कि दक्षिणपंथी कौन से हैं और वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये है हमारे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि सीपीआई, इसको हम लिखते हैं। सीपीआई कौन सी है? ये वामपंथी पार्टी है। और 1960 के दशक में एक तो जनसंघ था, ठीक है, दूसरा जैसे स्वतंत्रा पार्टी, स्वतंत्रा पार्टी, ये बाद में एक पार्टी फिर क्या है, बीजेपी पार्टी बन गई, ठीक है, बाद में क्या थी, बीजेपी पार्टी बन गई। तो ये जो था हमारी जो वामपंथी और दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसके बारे में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि वो दोनों की विचारधारा में क्या अंतर है। और पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया कि डेवलपमेंट की जो ये धारा है, विकास की धारणाएं हैं, तो उनके पीछे किसका हाथ होता है, यानी कि अक्सर टकराव जो होते हैं उनके पीछे किसका हाथ होता है। जो हमने उड़ीसा का उदाहरण अभी डिस्कस किया था, उड़ीसा के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इतना कह देने से बात नहीं बनती कि कोई विकास चाहता है, विकास तो सारे चाहते हैं, लेकिन जो विकास का अर्थ है वो सबके लिए अलग अलग है। अभी जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इस्पात संयंत्र जो लगाने के उद्योगपति और साथ में इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता है और इस्पात संयंत्र के लिए जो लगाने वाला प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासी, इन सब के लिए विकास का अर्थ जो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये अभी हमने वो डिस्कस कर लिया कि आदिवासी क्या सोचता है, और विकास से ये सभी जुड़ी जो चर्चा है विवाद में हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि सबके लिए विकास का मायने अलग रखा है। अभी आज़ादी के
पहले दशक में इस बात पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। पश्चिम मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी प्रोग्रेस हुई है तो उसका हवाला देते। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। ठीक।